सो हाय एवरीवन, हम लोग ने पिछले पार्ट 1 वाले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड सबसे पहली बार कहाँ रखा गया, उसके बाद ऑफिशियली कब वो डिमांड में आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे सेटअप हुई वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्किंग देखेंगे, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करके फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को मोल्ड किया या उसे लाया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेजर दो इसमें डिवाइडेड है काम। एक वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्किंग हुआ उसके अंदर जितने भी बॉडीज़ आए हम लोग वो देखेंगे। बॉडीज़ नहीं, मतलब एक तरह से कमिटीज़ फॉर्म किए गए थे, इन लोगों का काम क्या था। और फिर सेकेंड पार्ट में कौन कौन से वो कमिटीज़ फॉर्म किए वो हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, सो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो अपना पहला मीटिंग, मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या एक तरह से वो सभा है जहाँ पे सारे एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू चूज़ किए गए लोग बैठेंगे और वो इंडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे और उनमें जो बैठने वाले लोग होंगे वो इंडियंस ही होंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इन्होंने अपना पहला मीटिंग, डिस्कशन बोल सकते हैं, वो 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड किया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया, बट उसके बाद भी मीटिंग्स ये हुई और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको इलेक्ट किया गया टेम्पररी चेयरमैन के तौर पे। मतलब ये परमानेंट चेयरमैन नहीं है, ये फर्स्ट मीटिंग ही बैठाई गई थी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा को रख दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते 11 दिसंबर 1946 के, मतलब जस्ट 2 दिन बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन के तौर पे चूज़ कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये हो गए हमारे असेंबली के परमानेंट चेयरमैन मिल गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब चेयरमैन बन गए, या इसको प्रेसिडेंट बोला जा रहा था कि प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो अब वाइस प्रेसिडेंट की भी बात हुई तो एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट रखा गया। और ये बहुत जगह नहीं मेंशन है, बट एक और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे बने थे, वो थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो मेजरली हर जगह हम लोग चेयरमैन या प्रेसिडेंट ही याद रखते हैं, तो ये 2 और थे उनके नीचे। ये 3 जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एज हेड चूज़ किए गए। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम होता है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से शुरू होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, तो ये एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था जिसको जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था असेंबली में ऑन 13 दिसंबर 1946। ये सारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट्स जाएगा, हम लोग किसी को भी मिस आउट नहीं कर सकते। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ये एक तरह से मतलब फंडामेंटल या फिलॉसफी क्या होगा, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बताने के लिए मतलब ये रेजोल्यूशन पास किया गया था। और ये रेजोल्यूशन को एक साथ, मतलब एक सुर में अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। सब ने एक साथ इसको मतलब एक्सेप्ट किया। ये जो रेजोल्यूशन था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसने इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसा होगा, उसको कैसा शेप दिया जाएगा, कैसे मतलब कौन कौन से उसमें थॉट्स इंक्लूड किए जाएंगे, क्या कैसे मतलब जो भी फॉर्म किया जाएगा वो सब इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बात रखा गया। और इसने मॉडिफाई किया वर्जन फॉर्म्स, मतलब इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जितने भी बात रखे गए थे उसी का आपका मॉडिफाइड वर्जन हम लोग को देखने को मिलता है प्रियम्बल में। प्रियम्बल में जितने भी पॉइंट्स है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया, जितने भी पॉइंट्स है वो सब एक मॉडिफाइड वर्जन है इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हम लोग का वर्किंग हम लोग देख लिए। इसके अंदर इतने पॉइंट्स काफ़ी है। अब हम लोग इसके कमिटीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि इसमें कितने कमिटी। जाहिर सा बात है, हम लोग जब भी एक नॉर्मल काम भी करते हैं ग्रुप फॉर्म करके, मतलब जब क्लास 9-10 में थे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे तो सारा काम कोई एक जन नहीं करता था, वर्क डिवाइड कर दिया जाता था। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट ये जो असेंबली था, इसने सारे काम को कमिटीज़ में डिवाइड किया, जिसमें से सबसे ऊपर था मेजर, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम देखेगा। फिर था माइनर कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी जो था ये दोनों से ऊपर था।
क्यों? क्योंकि इन लोग के ऊपर इसके जो चेयरमैन थे वो हमारे भीमराव अंबेडकर थे, और इन लोग के शोल्डर पे एक तरह से बहुत मेजर जॉब था कि उनको ड्राफ्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें सही सही बात जाए, सब कुछ इंक्लूड हो। तो इसीलिए जब लोग आगे देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी को। ऑल राइट, तो अभी हम लोग देखते हैं मेजर कमिटीज़। तो ये जो मेजर कमिटीज़ है इसमें आपका यूनियन पावर्स कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है। तो ये जो यूनियन पावर कमेटी था इसका जो बागडोर किसके हाथ में था? तो नेहरू जी के हाथ में। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का भी जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे। प्रोविंसेस को देखने वाला प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेजर में हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी मेजर में आता है, तो उसका हम लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देख रहे थे। फिर था आपका एडवाइजरी कमेटी किस पे? तो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी और ट्राइबल्स पे। तो इन सब का जो बागडोर था वो पटेल जी के हाथ में था। अच्छा, इसमें 5 सब कमिटीज़ थे, मतलब जो हमारा ये 5th वाला है एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल पे, इसके 5 सब कमिटीज़ है, जिसमें सबसे पहला फंडामेंटल राइट, उसके बाद है माइनॉरिटी, उसके बाद है ट्राइबल एरिया, असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जितने भी एरिया थे, एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया थे, वो सब था आपका ये गोपीनाथ बरदोलोई के हाथ में। और ये माइनॉरिटी वाला जो कमेटी था शेड्यूल कास्ट का, वो एच.सी. मुखर्जी के हाथ में। फंडामेंटल राइट्स का जो था वो जे.पी. कृपलानी जी के हाथ में था। फिर एक्सक्लूडेड और ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज जो थे आसाम को छोड़ के, क्योंकि आसाम यहाँ पे कवर हो चुका है, असम को छोड़ के जो बाकी पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया थे वो था आपका ए.वी. ठाकुर के हाथ में। फिर आपका ट्राइबल एरिया जो है या सब कमिटी, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि फंडामेंटल राइट्स वाला कमेटी जे.पी. कृपलानी के हाथ में था, माइनॉरिटी एच.सी. मुखर्जी के हाथ में, और ट्राइबल मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल वाला जो था वो गोपीनाथ बरदोलोई के हाथ में था। और ये जो है आपका मतलब आसाम को छोड़ के बाकी जितने एरियाज़ थे वो था ए.वी. ठाकुर के हाथ में। और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल सब कमेटी था इसका कुछ खास मेंशन नहीं है, बट ये भी एक मतलब 5 टोटल सब कमिटीज़ बनाए गए थे इसके अंदर, तो एक ये भी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा कमिटीज़, कौन सा कमिटीज़ को कौन हैंडल कर रहा था। उसके बाद आते हैं हम लोग माइनर कमिटीज़ पे। तो माइनर कमिटीज़ में था आपका फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। एडॉक कमेटी नेशनल फ्लैग था, ये भी राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ये आपका वरादाचारी जी के हाथ में था, जो कि एक असेंबली मेंबर नहीं थे, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। उसके बाद फिर से एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन था, ये भी एक ऐसे इंसान के हाथ में था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, वो थे एस के धार। उसके बाद एडॉक कमेटी था सिटीजनशिप पे, वो एस वरादाचारी के हाथ में था, ये थे मेंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये हो गया, हम सारा देख लिए कि मेजर कमिटीज़ में कौन कौन से आते हैं, माइनर। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर कमिटीज़ के अंदर जो आता है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। सो ड्राफ्टिंग कमेटी अमंग ऑल द कमिटीज़, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया। इसमें 7 मेंबर थे, जिसमें से एक हम सब जानते हैं चेयरमैन थे भीमराव अंबेडकर जी, फिर है एन गोपाल स्वामी अयंगर, फिर अल्लादी कृष्ण अयंगर, फिर के.एम. मुंशी, फिर मोहम्मद सदुल्ला है, माधव राव है, टी.टी. कृष्णाचार्य। इसमें से कुछ लोग हटते भी हैं, फिर नए भी आते हैं। तो ये थे हमारे पूरे 7 मेंबर्स हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ये इम्पॉर्टेंट है, हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो ये सब मिलके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स सब मिलके कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। तो अब ये आता कैसे इनैक्टमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन, वो देखते हैं। तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का असेंबली में 9 नवंबर 1948 को जाके। हमारे फर्स्ट रीडिंग में, यहाँ पे टी लगेगा, फर्स्ट रीडिंग में ये
जब फर्स्ट रीडिंग हो जाता है तो सेकेंड थर्ड रीडिंग भी जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि वो बहुत लेंदी है, तो रीडिंग्स पे रीडिंग कराए जाते हैं सारे मेंबर्स के प्रेजेंस में। उसके बाद जब 3 रीडिंग के थ्रू गुजर जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मोशन पास करते हैं जिसमें बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 26, 1949। द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड ऑन November 20 कंटेन करता है प्रियम्बल, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल। तो ये जो प्रियम्बल था ये इनैक्टेड होता है एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन जब ऑलरेडी इनैक्ट हो जाता है। हमारे और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में यही डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड पहले नहीं दिया जाता है। आपका एडमिशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है दैट यू बिलोंग टू दिस स्कूल, दिस पर्टिकुलर क्लास, दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और वही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, उसके बाद प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह उसमें ऐड किया गया। और ये क्या था, मॉडिफाइड वर्जन था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। लेकिन यूएस में जो है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को पहले ये किया गया है, मतलब इनैक्ट किया गया या अडॉप्ट किया गया जो भी, उसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है। तो ये एक एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। उसके बाद तो इनैक्टमेंट हो गया, उसके बाद इन्फोर्समेंट। फाइनली 26 जनवरी को स्पेसिफिकली चूज़ किया जाता है डेट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि ये इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है 26 जनवरी का। ये वही डेट है जब पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया जा रहा था, जब लाहौर सेशन में फाइनली बोला जाता है कि अब स्वराज नहीं चाहिए, अब हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये आईएनसी का 1929 में ये सेशन किया गया था, जब ये रेजोल्यूशन लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था। इसीलिए ये डेट को रखा गया इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये फाइनली हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया, इन्फोर्स हुआ। अब कुछ कुछ फीचर्स है, जैसे कि हम लोग का लेंथीएस्ट है, वेरियस सोर्सेज से लिए हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, फ्लेक्सिबल भी है, ये सब है जो आप देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, ये सब आप जानते होंगे। अच्छा, सोर्सेस हम लोग को देखना कहाँ से लिया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत कुछ लिया गया, जैसे कि फेडरल फीचर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। यूनाइटेड स्टेट्स से हम लोग फंडामेंटल राइट लिए हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी लिए, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, जुडिशियल रिव्यू, ये सब वहाँ से लिया गया। उसके बाद ब्रिटेन से लिया गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरलिज्म। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने डीपीएसपी लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या इलेक्शन का मेथड प्रेसिडेंट का। कनाडा से हम लोग ने फेडरेशन वाला पॉइंट लिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, और गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट। जर्मनी से हम लोग ने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान। यूएसएसआर से हम लोग ने ड्यूटीज़ और जस्टिस का कंसेप्ट लिया। फ्रेंच से हम लोग ने लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी लिया। उसके बाद हम लोग ने जापान से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ लिया। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। कहाँ से लेके डालें, तो ये मेजर 10 थे। उसके बाद ये आप डाल सकते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल, कंक्लूजन में। फिर कंपोनेंट डाल सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है, तो वही वी द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन स्टेट का, तो वही कि हमको सबको इक्वालिटी देना है, लिबर्टी, जस्टिस देना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया फ्रेम, हम लोग ने सब देख लिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कमिटीज़ कौन कौन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ, इनैक्ट कब हुआ। तो ये था हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आप इसको और लेंदी बना सकते हैं, कैसे, तो आप इसमें क्रिटिसिज्म ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे राइटर्स हैं जो बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म में कि लेंदीएस्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एलियन लैंग्वेज में, कहने का मतलब इंग्लिश में है, जिसको हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं, बट हिंदी में भी है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो आप क्रिटिसिज्म भी ऐड कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट जो है वो तो मैंने दिखाया ही, फीचर्स में वो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है। तो हम लोग का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंदीएस्ट है, ये रहा, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वेरियस सोर्स से लिया है, रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।